थर्ड ईयर क्लास में आज हम फर्स्ट पेपर का एक विषय है आपका राग और रस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राग और रस का जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है वो 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट तो शॉर्ट में है जिसको सभी बच्चे याद कर सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसमें राग के बारे में और रस के बारे में अलग अलग चर्चा की है। अलग अलग मैंने आपको मैटर भेजा है जिससे आप उसको थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि राग और रस एक ऐसा विषय है, एक इतना डिटेल्ड टॉपिक है जिसको समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं राग और रस से पहले सबसे पहले आपको राग के बारे में बताऊंगी और फिर रस के बारे में बताऊंगी कि राग क्या है और रस क्या है, फिर इनका क्या संबंध है। संगीत के क्षेत्र में जो ध्वनि जन चित्त रंजक हो वही राग की श्रेणी में आती है। राग शब्द जो है रंज धातु से बना है, जिसका सीधा अर्थ है रंगना। जन चित्त रंजन, लोक मनोरंजन, है ना। इस तरीके के, जैसे मनुष्य प्राणी के चित्त, मन या शरीर को किसी एक रंग में रंगा जाना राग की श्रेणी में आता है। वहाँ पर एकीकरण हो जाता है, द्वैत की भावना का लोप हो जाता है और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। संगीत में भी राग जब हम प्रस्तुति देते हैं राग की, तो इस तरीके से वो प्रस्तुति इतनी प्रभावी हो जाती है श्रोता के मन में कि एक ऐसे आनंद की स्थिति आती है जहाँ पर श्रोता को सुध ही नहीं रहती कि वो कहाँ पे बैठा है। तो किसी एक तत्व में रंग जाना ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति है, और संगीत में ये प्राप्ति जो है कलाकार की प्रस्तुति के द्वारा संभव है। मतंग का मत है, जिसको कल्ली नाथ जी ने थोड़ा डिटेल्ड किया है, कि जिस स्वर वर्ण विशिष्ट ध्वनि भेद से मनुष्य रंग जाता है वह सत्पुरुषों के मतानुसार राग है। यानी स्वर और वर्ण से अलंकृत जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हमारे गुणीजनों ने राग की संज्ञा दी है, जिसका मतलब है जन के चित्त को रंग देना। आप राग के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आती हूँ रस पे, कि रस किसे कहा जाता है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल आपका पीडीएफ में है ही। इतना भी अगर आप राग के बारे में लिख देंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि राग क्या है। रस की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ है मन की उत्कृष्ट वृत्ति, अर्थात रस एक समग्र संपूर्ण मानसिक चेतना है जिसे अनुभव किया जा सकता है। पूरा जो संसार है ये रसमय है, यानी मानव का जो जीवन है वो रसमय है। जहाँ पर जीवन में नीरसता आई वहीं पर हमें हमारी भावनाओं में, व्यवहार में, हमारी सोच में विकृति आनी शुरू हो जाती है। विकृति आनी, है ना, फिर वो इंसान नॉर्मल नहीं कहलाएगा। इसलिए रस जो है एक अनिवार्य तत्व है जीने के लिए। इसके अलावा जब हम रस एक देखा जाए तो बहुत बड़ा विषय है। इसको समेटना थोड़ा सा, कुछ शब्दों में समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रस को ब्रह्म माना गया है, कहा भी गया है रसो वै सह। काव्य, साहित्य, इन सब में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस की श्रेणी में रखा गया है। रस एक विशेष प्रकार की आत्मतृप्ति है, आत्मसंतोष है, जिसके प्रभाव से रजोगुण, तमोगुण, उनसे उत्पन्न जो क्रोध है, तनाव है, चिंता है, शोक, मोह, इस तरह के जो विषय विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और एक ऐसे सत्य का अनुभव होता है जो शिव भी है, सुंदर भी है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की जो कल्पना है, जो एक थॉट है, वही जो धारा है वो अखंड आनंद की प्राप्ति देती है, रागात्मिक वृत्ति की प्राप्ति देती है। रस जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हर कला का एक लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति जो है हमारी जो संस्कृति में कलाएं हैं
उसका एक लक्ष्य है। इसी प्रकार संगीत में भी जब हम प्रस्तुति देते हैं तो एक कलाकार का यही लक्ष्य होता है कि वो अच्छे से अच्छा प्रस्तुति दे, ताकि श्रोता उसको एंजॉय कर पाएँ, उससे आनंद ले पाएँ। रस के हमारे संगीत में जब बात करते हैं तो महर्षि भरत का जो नाट्यशास्त्र है उसमें इसकी बहुत अच्छी सी व्याख्या, बड़ी विस्तृत उसमें व्याख्या की है उन्होंने। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इसके उन्होंने 3 पार्ट्स भी बताए हैं, वो है स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। इसकी जो स्थायी भाव में संचारी भाव आता है, विभाव में आलंबन उद्दीपन आता है, अनुभाव में सात्विक भाव अनुभाव और कायिक अनुभाव होता है। इस प्रकार इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया है, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट के अंदर भेजा है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं और उसकी डिटेल ले सकते हैं। इसको आप अगर अपने आंसर में मेंशन भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा ये जो मैटर है लुक इसका रिच हो जाएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अब हम आते हैं कि राग से रस की उत्पत्ति से संबंधित क्या हम सोचते हैं राग और रस के बारे में। किस प्रकार के जो विशेष स्वर हैं उससे विशेष रस की उत्पत्ति होती है, इस तरीके की जो एक डिस्कशन है हमारे संगीतज्ञों में काफ़ी हुआ है। रागों के बारे में, स्वरों के बारे में, रागों के समय के बारे में, स्वरों के लगाने के बारे में, लय के बारे में, इवन विलंबित है, द्रुत है, मध्य है, इन सब के बारे में अलग अलग बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है। बहुत सारी सेमिनार्स होती रहती हैं आज भी कि राग का विशेष रस जो है वो बंदिश पर निर्भर करता है, ताल पर करता है, लय पे करता है। इन सब से रस परिवर्तन भी संभव है। इस तरीके के काफ़ी सेमिनार्स भी होते हैं और काफ़ी बुक्स में भी काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। पंडित रविशंकर जी कहते हैं कि हर राग का अपना एक मूल रस होता है, और ये बात सच भी है। संगीतज्ञों ने, हमारे कलाकारों ने इस बात को सच भी करके दिखाया है। जैसे हम कुछ रागों की चर्चा यहाँ पर करते हैं कि राग दरबारी है, राग छायानट है, उसका छोटा ख्याल जो है श्रृंगारिक वातावरण जैसे पैदा करते हैं। इसी प्रकार दरबारी है, भैरव है, तोड़ी है। इस रागों के जो तराने हैं वो भी वही भाव पैदा करते हैं जो गौड़ सारंग, बिहाग, जयजयवंती का जो तराना है करता है। इस बात को श्रोता बार बार महसूस करते होंगे कि द्रुत रचनाओं में, यानी तराना है, छोटा ख्याल है, या कहें कि झाला है, इससे वीर रस, करुण, शांत रस, प्रधान रागों के वीर रस दब जाते हैं। प्राय इससे क्या होता है, श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार दरबारी कांडा में गंभीर राग है तो इससे गंभीर राग रस की उत्पत्ति होती है। कुछ रागें हैं जिनकी प्रकृति चंचल होती है, तो उसमें उस प्रकार की लय को, जो इसकी प्रकृति है चंचल, शांत, शुद्र आदि नामों से जानी जाती है। यही प्रकृति इससे संबंधित रस और वातावरण पैदा करती है, और इस प्रकृति को बनाए रखने के लिए उसमें रचना का, उसके बोल का, ताल का, लय का, सप्तक का, इन सब का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। ये घटक जो हैं राग की प्रकृति को अनुकूल भी बनाते हैं और प्रतिकूल भी बनाते हैं। ठुमरी है, दादरा है, गायकी, ये जो गायकी हैं, गायन शैलियाँ हैं, ये काफ़ी खमाज, पीलू, भैरवी, इन रागों में गाया जाता है। श्रृंगार युक्त रागें हैं ये। इनमें अगर हम बड़ा ख्याल गाएंगे तो उतना नहीं पवेगा, उतना नहीं सूट करेगा। ध्रुपद गाएंगे तो भी इतना नहीं सूट करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम खमाज, पीलू, भैरवी, इन सब में दादरा, ठुमरी गाते हैं तो
सच में ही बहुत प्रस्तुति जो होती है इसकी मनमोहक होती है। संगीत में रागों का और रागों से उसकी उत्पत्ति का बहुत बड़ा रोल माना गया है। वैसे तो जो रस की निष्पत्ति है एक विवाद का विषय भी है। कुछ लोग कोई राग को श्रृंगारिक मानेंगे तो कोई गंभीर मानेंगे, इस तरह का भी मतांतर काफ़ी हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोग भी हुए हैं और उनसे सिद्ध भी हुआ है कि एक ही राग का एक ही समय में स्थान पर भिन्न भिन्न प्रभाव भी हुआ है। ये श्रोता की खुद की सोच पर भी निर्भर करता है, उसकी समझ पर भी निर्भर करता है कि उस राग को वो किस प्रकार सुन रहा है, किस एंगल से सुन रहा है, किस सोच से सुन रहा है। तो राग और रस का जो टॉपिक है आप इसको एक बार रीड कीजिए, उसमें आपको काफ़ी डिटेल मिलेगा और अच्छी इसकी समझ रहेगी। कुछ हमारे जो शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने रागों के समय के साथ में संबंध जोड़ा है रसों का। वैसे इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर्स ये जो हैं ऐसे साधन हैं कि कभी भी किसी समय कोई भी राग सुना जा सकता है, उसमें भी हमारे श्रोता इसका पूरा आनंद उठाते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी यहाँ पे विरोधाभास दिखता है। ये बात सच है कि आनंद की प्राप्ति इन सब रागों की प्रस्तुति अगर अच्छी है, कलाकार अगर कुशल है, उसकी साधना, उसकी दक्षता, उसका स्वर, सांगीतिक ज्ञान, उसका अगर बहुत उस पर रियाज है, मेहनत है, तो वो निश्चय ही प्रभाव छोड़ती है, एक विशेष प्रभाव छोड़ती है। और वही रस है संगीत या राग के द्वारा जो प्राप्त विशुद्ध आनंद की जो अनुभूति होती है, वही रसानुभूति होती है। इसमें सांगीतिक रचना के जो उपकरण हैं, पद है, छंद है, भाव है, लय है, ताल है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ में रचनाओं के आलाप, तान, गमक, मीण, आंदोलन, घसीट, कर्ण, इन सब अलंकरणों से जब उसको सजाया जाता है तो उसका अलग प्रस्तुति का रिस्पॉन्स होता है, उसका अलग रिजल्ट होता है। तो ये सब चीज़ें सौंदर्य बढ़ाने वाली हैं, सौंदर्य का बहुत कराने वाली हैं। और जब इन सब के साथ में कलाकार कोई रियाजी कलाकार कोई अपनी प्रस्तुति देते हैं तो देश, काल, संबंध, सब स्थिति को भूलकर श्रोता उसके अंदर पहुंच जाता है, उसके रंग में रंग जाता है और उस सत्ता से, उस आनंद की सत्ता से, उस ब्रह्मानंद की सत्ता से रूबरू होता है, जिसकी आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो तरसते हैं। संगीत के माध्यम से हम उस रस की भी अनुभूति कर सकते हैं। तो आशा है कि मुझे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको ये थोड़ा सा बताया है। आप पढ़ेंगे जब PDF में तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।